नमस्कार। अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस मंच से आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ओंकारेश्वर पांडे हूं। लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं। हमें तो अपनी ही यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले पंडित सुरेश नीरव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया। पंडित सुरेश नीरव जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति ने लोकप्रियता का एक नया कीर्तिमान बनाया और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि पंडित सुरेश नीरव द्वारा स्थापित इस मंच ने, जो कि एक गैर राजनीतिक मंच है, साहित्यिक पंजीकृत संस्था है, इसने सफलतापूर्वक देश के करीब 14 राज्यों में सफल और सार्थक राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किए हैं। इस संस्था ने कोरोना काल में 29 अप्रैल 2020 से लेकर प्रतिदिन फेसबुक पटल पर लाइव कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत की थी, जिसकी विगत 15 अगस्त को पूरी भव्यता के साथ प्लैटिनम जुबली भी मनाई जा चुकी है। और डिजिटल पटल पर आज इस संस्था के जो सदस्य हैं उनकी संख्या 9,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। करीब 9,090 सदस्य इसके हो चुके हैं डिजिटल पटल पे। और इसके जो लाइक्स है उसकी संख्या तो 18 लाख से भी ऊपर चली गई है, जो कि एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। तो और इस संस्था के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी, ये उनकी कुशलता का परिचायक है, उनके कुशल नेतृत्व का प्रमाण है कि किस तरह से उन्होंने लगातार करीबन 600 दिन से इस कार्यक्रम को लगातार कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में, उनके इस लाइव प्रोग्राम में तमाम महत्वपूर्ण लोग आए हैं, जिसमें कई राज्यपाल, भूतपूर्व मंत्री, कई राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति, फिल्म अभिनेता, गृह सचिव, भजन गायक, चाहे सिनेमा के गायक हों, पत्रकार हो, अध्यात्म से रुचि रखने वाले आध्यात्मिक पुरुष हों, कवि हों, शायर हों, और तमाम और यही नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान के कोने कोने से ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बेल्जियम, हॉलैंड, मॉस्को, लंदन, सऊदी अरब, कतर, अबू धाबी, जर्मनी, नॉर्वे, अफ्रीका और नेपाल के कवि कवित्री इनके कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। एक तरह से देखें तो अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति ने देश में राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल भी कायम की है और इस भावना को मजबूत करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रांतों को जोड़ने के लिए प्रांत केंद्रित कवि सम्मेलनों की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत भी इसके बहुत सारे कई राज्यों में इसके कार्यक्रम हो चुके हैं। मैं पंडित सुरेश नीरव जी को काफी लंबे समय से जानता हूं। मेरा ख्याल है कि करीबन 3 दशक होने को हैं जब से मैं सहारा में उस समय था और वो हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ करते थे। वो हिंदुस्तान टाइम्स की प्रतिष्ठित पत्रिका थी कादम्बिनी, उसके संपादन मंडल से संबद्ध रहे पंडित सुरेश नीरव जी, जो आज इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनकी अपनी पहचान साहित्य की दुनिया में बहुत बड़ी पहचान है। वो लाल किला, संसद और राष्ट्रपति भवन से लेकर तमाम महत्वपूर्ण जगहों पे वो कविताओं का न सिर्फ पाठ कर चुके हैं, संयोजन और आयोजन भी कवि सम्मेलनों का कर चुके हैं। और उनकी ऐसी ही अभूतपूर्व साहित्यिक सेवा के लिए देश की जो अग्रणी संस्था है, पद्मश्री बिंदेश्वर पाठक जी की संस्था सुलभ साहित्य एकेडमी, उसने 5 लाख रुपए के सुलभ श्रेष्ठ साहित्यकार के सम्मान से भी उनको अलंकृत किया है। वे दक्षिण अफ्रीका में 9वें विश्व हिंदी सम्मेलन और तमाम दूसरे सम्मेलनों में भी प्रतिनिधि कवि के रूप में हिस्सा ले चुके हैं और भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित कम से कम 6 विज्ञान कवि सम्मेलनों का संयोजन कर चुके हैं।
मतलब सामान्य कविताएं तो अलग होती हैं, अब विज्ञान से संबंधित कविताओं के सम्मेलन का भी उन्होंने आयोजन किया है, और निश्चित रूप से वो इसके लिए विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं तो वाकई उनका एक प्रशंसक भी हूं कि किस तरह से उम्र के इस पड़ाव में भी उन्होंने इतनी ज्यादा सक्रियता रखी। आज भी पंडित जी बैंगलोर में है, बैंगलोर में एक कवि सम्मेलन और वहां पे साहित्य कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और उन्होंने देश भर में खास तौर से इस कोविड पीरियड में, ये जो कोरोना का काल है जिस समय सब लोगों के मन में कहीं ना कहीं निराशा का भाव रहा है, कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की फीलिंग रही है, ऐसे समय में पंडित सुरेश नीरव जी की संस्था ने साहित्य को जिंदा रखने, सक्रिय बनाने, उसको उसको क्रिएटिव बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, और मैं वास्तविक रूप से उनको बधाई देना चाहता हूं। तो धन्यवाद पंडित सुरेश नीरव जी इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। और अभी कई सारे लोग मैं देख रहा हूं कि हमारे इस पटल पर आ चुके हैं। मैं कुछ लोगों के नाम पढ़ना चाहता हूं इससे पहले कि कार्यक्रम की शुरुआत हो। पंडित सुरेश नीरव जी तो हैं ही है, आर के शर्मा जी हैं, डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी नमस्कार प्रणाम, माहिर निजामुल झांसवी जी हैं, झांसवी जी आपको भी नमस्कार, प्रज्ञा शर्मा जी हैं, और भी कई लोग हैं, ऋषि सिन्हा जी, और सोनिया सोनम जी हैं, दीप्ति मिश्रा जी हैं, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, दिनेश माथुर जी, राजीव शर्मा जी, और तमाम ऐसे सभी साथियों का, पुष्पा शर्मा जी, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का जो ये लाइव कार्यक्रम है फेसबुक का, वो कोई फॉर्मल प्रोग्राम नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है। मैं थोड़ी अनौपचारिक बातें करना चाहता हूं। मेरा जो मीडिया का करियर रहा है, मीडिया की अपनी जो यात्रा रही है, थोड़ी सी उसकी चर्चा करूंगा। आज जो मीडिया के हालात हैं, थोड़ी सी उसकी चर्चा करूंगा। फेक न्यूज का जो एक 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 नया मेनास पैदा हुआ है, एक नया संकट पैदा हुआ है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा, और थोड़े से टिप्स भी देना चाहूंगा जो हमारे साथी जुड़ रहे हैं, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, कि फेक न्यूज को कैसे डिबंक करें, कैसे उसकी पहचान करें कि कौन सा फेक न्यूज है और कौन सा सही न्यूज है, क्योंकि ये जानना जरूरी है। आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझे जानते होंगे व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन बहुत से लोग जो हैं बिल्कुल नहीं जानते। तो मैं थोड़ा सा अपना परिचय देने की इजाजत चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो। और वैसे पत्रकारिता का जो मेरा सफर है, वो प्रिंट, टेलीविजन, डिजिटल और न्यूज एजेंसी के जो 4 धाम कह सकते हैं, वो चारों धामों का चक्कर लगा चुका है। मैंने अपना करियर जो है वो बिहार के एक छोटे से शहर आरा से शुरू किया था। वो कहने को छोटा शहर है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से बहुत ही सक्रिय और जागरूक शहर भी है। तो वहां मैं एक नाट्यकर्मी के तौर पर बहुत सक्रिय था। रंगमंच से मुझे बहुत गहरा जुड़ाव था। तो नाटकों में अभिनय करना, निर्देशन करना, आयोजन करना, ये सब मेरे खास वो शौक होते थे, शगल होते थे। और रंगकर्म से थोड़ा सा डाइवर्ट होने के बाद भी, क्योंकि पत्रकारिता भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, रंगकर्म भी अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो ये दूसरा माध्यम मुझे थोड़ा और ज्यादा विशाल, ज्यादा व्यापक लगा। तो मैं धीरे धीरे नाट्यकर्म से पत्रकारिता की ओर मुड़ गया। उससे पहले तमाम अखिल भारतीय नाट्य प्रतियोगिताओं में मैंने अभिनय किया, निर्देशन किया, बहुत सारे पुरस्कार मिले, मगध यूनिवर्सिटी का भी थिएटर डायरेक्टर रहा। और उसके बाद जब पत्रकारिता की तरफ आया, तो मैंने जीवन में कुछ चीजों को अपने जीवन दर्शन के रूप में अपनाया था। कुछ कोट मुझे अच्छे लगते थे जो बड़े लोगों के, जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे आप्त वचन होते हैं जिनको आप सुन लेते हैं और उनको मान लेते हैं। तो मैंने एक कोट कहीं पढ़ा था, आइदर डू समथिंग विच इज वर्थ राइटिंग, या तो जीवन में कुछ ऐसा करो जो लिखने के लायक हो, और राइट समथिंग विच इज वर्थ रीडिंग, या फिर ऐसा लिखिए जो पढ़ने के लायक हो।
ये बात मुझे बड़ी जमती थी। तो मुझे लगता था कि भाई क्या करें, क्या करना चाहिए। हमारे एक मित्र होते थे मिर्जा मोहम्मद कसीम, आकाशवाणी के संवाददाता थे वो, आरा से ही। वो कहा करते थे कि ओंकारेश्वर एक खास चीज है तुम्हारे अंदर और तुम उसकी पहचान करो, वरना तो ऐसे तो तमाम लोग जो हैं वो नौकरी करते हैं और मर जाते हैं। और वो एक बड़ा अच्छा शेर सुनाते थे मुझे, जो हमेशा याद आता है कि इलाही क्या खाक कर गए, एमए किया नौकरी की और मर गए। तो ऐसे तमाम लोग देखेंगे कि ग्रेजुएशन करने के बाद, एमए करने के बाद वो नौकरी हासिल करते हैं, रूटीन जीवन जीते हैं, 10 से 5 ऑफिस करते हैं या व्यापार करते हैं या अपना काम करते हैं, और उसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है। न उनका कोई समाज से लेना देना, न उनका कोई किसी और विषय से लेना देना, न उनके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, न कुछ और है। मुझे ये जीवन बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने कहा कि ये नहीं करूंगा कि इलाही क्या खाक कर गए, एमए किया नौकरी की और मर गए, उनमें शामिल नहीं होना है। तो जब उनमें आप शामिल नहीं होना है तो आप क्या करेंगे? आप कुछ ऐसा करेंगे जो अलग हो, जो ऐसा हो जो लगे कि आपका अपना बनाया हो। इसीलिए मैंने शुरू में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की वो पंक्तियां आपको सुनाई, जिसको मैं रिपीट करना चाहता हूं कि लीक पर वो चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपनी ही यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। तो अपनी यात्रा से जो पंथ बनाए जाते हैं, आज अखिल भारतीय सर्वभाषा समन्वय समिति के इस मंच से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे इसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरव जी हों, या इसके तमाम 9,000 से ज्यादा सदस्य हों, और उससे भी ज्यादा जो इसको देखने वाले, पसंद करने वाले जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपनी यात्रा से अपना रास्ता बनाया है, अपना पंथ बनाया है। उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है, आइदर दे हैव डन समथिंग विच इज वर्थ राइटिंग, और दे आर राइटिंग समथिंग विच इज वर्थ रीडिंग। तो ये बात कहीं ना कहीं आपको समाज के उन रूटीन लोगों से अलग कर देती है। और इसीलिए बुद्धिजीवियों की बड़ी एक खास वो है, समाज में पहचान भी होती है, उनकी जरूरत भी होती है समाज को। तो यही से, इसी सोच के साथ मेरी जो है पत्रकारिता शुरू हुई। मुझे कभी भी ये 2 मरे 4 घायल की पत्रकारिता नहीं है। उन दिनों बीबीसी न्यूज सुना करता था, और मैं जब बिहार में भी लिखता था तो अपने सोच से, अपने एनालिसिस से, इंफॉर्मेशन चाहे आप कहीं से भी लें, लेकिन आप एनालिसिस करते हैं। तो मैं बीबीसी सुन के, उन दिनों इराक और अमेरिका के बीच में एक तरह से तनातनी चल रही थी, बहुत टकराव की स्थिति थी, और वो ऐसा लग रहा था कि अब वो टकरा जाएंगे। तो उन दिनों भी मैं ऐसे विषयों पे लिखता था। साहित्य पे लिखना शुरू हुआ तो मैंने कहा क्या लिखा जाए, रूटीन साहित्यिक चीजें लिखने से अच्छा है कुछ शोध परक चीजें लिखें। तो मैं प्रेमचंद के सारे उपन्यास पढ़ डाले, और प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी पात्र क्या है, प्रेमचंद के उपन्यासों में किन किन मुद्दों को उठाया गया है, उन सब चीजों को लेकर मैं अलग से विस्तार से लिखता था। और इसलिए लोगों को धीरे धीरे मैं अलग दिखाई देने लगा कि ये रूटीन चीजें नहीं लिखता है कि बस टकरा गई और वो घटना हो गई, ये दुर्घटना हो गई, जो आमतौर पर जिला संवाददाताओं के पास, ठीक है वो लिखना भी जरूरी है, खबरों के लिहाज से उसका भी एक महत्व है, लेकिन आपका विजन बड़ा हो तो आप उससे आगे भी सोच सकते हैं। तो यही करते करते मैंने लंबे समय तक बिहार में पत्रकारिता की। फिर भी ऐसा लगता था कि कुछ बंधा बंधा सा है, बात पूरी नहीं है। तो एक वो शेर याद आता है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो ये दिमाग में रहता था कि अभी कुछ और करना बाकी है, कुछ और आसमान बाकी है। तब तक प्रकृति ने कुछ ऐसे संयोग रचे कि मुझे पूर्वोत्तर जाने का अवसर मिला। गुवाहाटी से बुलावा आया कि भाई यहां से अखबार निकल रहा है और अगर आप आना चाहें तो आ जाएं। पूर्वोत्तर एक बहुत कठिन इलाका था उन दिनों, तो और भी ज्यादा, क्योंकि बहुत कम सूचनाएं भी आती थीं, और जब सूचनाएं आती थीं तो अल्फा के बम विस्फोट की, अपहरण की
और हत्या की, इन्हीं सब की खबरें आती थी उन दिनों। तो अल्फा के नाम से, असम के नाम से लोग घबराया करते थे। मेरी माँ ने जब सुना कि इसने असम जाने का प्रोग्राम बनाया है तो रात भर उसको नींद नहीं आई। सुबह पिताजी को जब उन्होंने बताया कि ये तो कह रहा है कि असम जाऊंगा, तो पिताजी ने कहा कि जाने दो, मरना होगा तो यहाँ भी सांप काटेगा और मर जाएगा, और जिंदा रहना होगा तो युद्ध भूमि में जाके भी बमों के बीच से भी लौट के चला आएगा। तो मेरे पिताजी रिटायर्ड डीएसपी थे, उन्होंने रावणचरितमानस लिखा, पंडित राम सुरेश पांडे जी, अब वो नहीं रहे, उनका निधन हो गया। 72 में रिटायर हुए और 2011 में उनका निधन हुआ। लंबे समय तक उन्होंने योग के माध्यम से अपने आप को ठीक रखा था, और उनसे ही काफी कुछ सीखने को मिला मुझे। और वो खुद भी बड़े जानकार थे, हिंदी, संस्कृत, फारसी और उर्दू और तमाम चीजों की, और सभी धर्म ग्रंथों को उन्होंने लगभग पढ़ा था। जितना उन्होंने रामायण और वेद को पढ़ा था, महाभारत को पढ़ा था, उतना ही कुरान और बाइबल को भी पढ़ा था, गीता को पढ़ा था, और उन्होंने रावणचरितमानस लिखा था। तो मेरे जीवन पर मेरे पिताजी का बहुत प्रभाव था कि कैसे एक व्यक्ति इतना डायनेमिक हो सकता है। वो तरह तरह के वाद्य यंत्र बजा लेते थे, हारमोनियम, ढोलक और तमाम, बहुत अच्छा गाते थे। तो उनके अंदर बहुत सारी चीजें जो थी वो उनको एक एक अलग व्यक्तित्व बनाती थी, जो मुझे लगता था कि मुझे अपने पिताजी को फॉलो करना है। मुझे, मेरे लिए एक सबसे आदर्श पुरुष या उस तरह के जो वो हैं, मॉडल पुरुष वो हैं। तो ये, और वो कहा करते थे कि रूटीन मत करो, कुछ खास करो, नौकरियों के चक्कर में मत पड़ो, कुछ ऐसा करो कि जिससे समाज के साथ भी कुछ हो। यही सब सोचते सोचते मेरे अंदर ये जो बदलाव आया, पहले नाट्यकर्म, फिर पत्रकारिता, और फिर मुझे लगा कि मैं पत्रकारिता करते हुए भी पटना में बंधा हुआ हूं। ये बात 89 की है। तो एक शेर आपको बीच में सुना दूं, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। ख्वाहिशों का कैदी हूं मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीजों का शौक नहीं, मुझे मुश्किलें ही मजा देती हैं। तो ये मेरा शौक रहा है, थोड़ी सी मुश्किल हो, थोड़ा सा टफ हो तो कुछ बात बनती है। रूटीन तो सब करते हैं। तो मैं पूर्वोत्तर चला गया, गुवाहाटी चला गया, वहां के एक अखबार में ज्वाइन कर लिया, और वहां ज्वाइन करने के बाद भी वो रूटीन काम नहीं। अखबार में ना तो डेस्क पे ना फील्ड में रूटीन नहीं करना भाई, खास करवाना है तो फिर मुझे बताओ। और संयोग से वहां फ्रीडम था लिखने का भी, फ्रीडम था पेज को मैनेज करने का भी। तो हमने तरह तरह के वहां काम किए। अगर फीचर पेज निकाल रहे थे तो वहां के जो आदिवासी समाज है उससे खुद को जोड़ने की हमने कोशिश की कि भाई आदिवासी समाज, एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल था लिपि का। उन लोगों के पास अपनी लिपि नहीं थी। किसी समय जब देवनागरी होती थी, देवनागरी को क्रिश्चियन मिशनरियों ने और तमाम ने खत्म कर दिया, या बंगला का प्रभाव पड़ा तो फिर बंगाली लिपि थी। तो असमिया वाले बंगाली लिपि को अपनाने को मजबूर थे। असमिया की लिपि भी उसके करीब थी तो वो उस पे चल गए। और चूंकि बोडो, कार्बी, लालुंग, राभा, इस तरह की जो छोटी छोटी जनजातियां थी वो अपनी चाहती थी, तो वो रोमन की तरफ चली गई। अब उनको रोमन से इस तरफ लाना एक बड़ा टास्क था। तो हम लोगों ने क्या किया कि वहां पूर्वांचल प्रहरी अखबार में एक साप्ताहिक फीचर पेज शुरू किया, जिसमें हम ट्राइबल लोगों की साहित्यिक रचनाओं को, उनकी कविताओं की छोटी छोटी कहानियों को हम उन्हीं की भाषा में लेकिन देवनागरी लिपि में छापते थे, और बगल में उसका हिंदी अनुवाद भी कर दिया करते थे। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ा। मतलब साल भर के अंदर सैकड़ों साहित्यकार पैदा हो गए, और उसमें बोडो साहित्य सभा, जो कि वहां का एक बहुत बड़ा संगठन है, उसने देवनागरी लिपि की मांग अपने लिए शुरू कर दी। तो बहुत राजनीति हुई उसमें। जो बोडो साहित्य सभा के एक अध्यक्ष थे और जो हिंदी के देवनागरी लिपि के समर्थक थे, उनकी हत्या भी हो गई। तो ये सब कुछ हुआ। उसी तरह से पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ने के लिए हमने कुछ जमीन पे, मेरा चूंकि थिएटर का बैकग्राउंड था, तो हमने वहां थिएटर के लोगों से मुलाकात की, बहुत सारे संस्कृति कर्मी। अच्छा, मुझे बहुत ये देख के अच्छा लगा कि हमारे यूपी बिहार में जो संस्कृति का वो कल्चर नहीं है, थिएटर का वो कल्चर नहीं है। वहां क्या है
कि हर मोहल्ले में, हर इलाके में एक रंगघर होगा। रंगघर जिसको कहते हैं, उस रंगघर यानी थिएटर का प्लेस, जहां वहां उस इलाके के युवा लड़के लड़कियां वहां इकट्ठा होंगे, वहां वो अपने म्यूजिक की प्रैक्टिस भी करेंगे, अपने थिएटर की भी प्रैक्टिस करेंगे, और उसको वहां के प्रबुद्ध लोग, उस इलाके के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो बड़े से बड़े लोग हों, वो उनको सपोर्ट करते थे, वो आते थे उसमें उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो मैं देखता था कि असमिया फिल्मों के अभिनेता भी जो बहुत स्टार हुआ करते हैं वहां, वो भी उस रंगघर में आया करते थे उनसे मिलने जुलने के लिए, और उनकी हौसला अफजाई करते थे। ये एक बड़ी अच्छी परंपरा है। अब यहां कुछ क्लब जैसे बने हैं जहां तहां, लेकिन आप देखेंगे कि आमतौर पर गार्जियन उसको सपोर्ट नहीं करते, करे क्लब जा रहा है वहां नाटक नौटंकी करेगा, पता नहीं कुछ लिखना पढ़ना है नहीं, ये हमारे अंदर एक वो है। जबकि वहां पर ये एक अच्छी परंपरा है। साहित्य की भी जो परंपरा असम में हमें देखने को मिली वह दुर्लभ है। असम साहित्य सभा की मैं बात करना चाहूंगा, जिसने काफी सपोर्ट भी हम लोगों के कार्यक्रमों का किया था। उसका अगर सालाना अधिवेशन होता है तो कम से कम 5 लाख लोग शिरकत करते हैं। खुशवंत सिंह ने एक बार लिखा था कि इसको हम साहित्य का महाकुंभ कह सकते हैं, कुंभ नहीं महाकुंभ कह सकते हैं। और वाकई अगर असम साहित्य सभा के सालाना अधिवेशन में अगर मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं किया गया तो समझिए कि उनकी कुर्सी गई, यानी कि उनकी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। इतना बड़ा उसका प्रभाव है समाज पर। और वहां के तमाम अखबार 3-4 दिन जब तक सम्मेलन चलेगा विशेषांक निकालेंगे, बाकायदा वहां से लाइव कवरेज करेंगे रोज रोज का। इतना बड़ा कहीं और नहीं होता। तो ये मैंने कहा कि भाई यहां संस्कृति से, साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, इनको जोड़ना चाहिए, अब इनको राष्ट्रीय मुख्य धारा से भी जोड़ना चाहिए। तो हमने वहां हिंदी से भी मंच की स्थापना कराई, और हिंदी से भी मंच के माध्यम से ये पुरस्कार वगैरह रखे गए कि जो मौलिक रूप से रचनाएं हिंदी में होंगी, पुस्तक होंगे अगर, तो उस पर पुरस्कार दिया जाएगा। थिएटर को लेके काफी काम किया। वो वहां पे पहला ऑल इंडिया बाइलिंगुअल ड्रामा कंपटीशन हिंदी और असमिया में हम लोगों ने कराया। और एक भावना होती है कि हम उनसे कहते हैं आप हिंदी सीखो, आप हिंदी सीखो। किसी भी हम हिंदी तर राज्यों में जाते हैं, चाहे दक्षिण में जाएं चाहे पूर्वोत्तर में जाएं, तो हमारी अपेक्षा होती है कि वो हमसे जुड़े, हम उनसे जुड़ने के लिए कुछ नहीं करते। तो एक बात मेरे मन में थी कि नहीं, हमें भी कुछ जेस्चर एटलीस्ट शो करना चाहिए। तो बिहार में एक नाट्य संस्था, प्रकाश झा फिल्म अभिनेता हैं, उनकी नाट्य संस्था मोबाइल थिएटर थी। संयोग से मेरी पत्नी जानी मानी लोक गायिका विजया भारती उसकी अध्यक्ष हुआ करती थी पटना में। मैंने उनको कहा कि भाई मोबाइल थिएटर को थोड़ा सा एक असमिया नाटक सिखाते हैं। बड़ा मुश्किल काम था कि भाई हिंदी के लोगों को, जिनको असमिया भाषा नहीं आती, उनको आप कैसे सिखाएंगे। तो पूरी स्क्रिप्ट जो है वो देवनागरी लिपि में और असमिया भाषा में लिखी गई, और उसको सिखाने के लिए मैं 15 दिन आके मैंने कैंप किया। फिर पटना कालिदास रंगालय में एक बंगाली बाबू थे, बंगाली और असमिया लगभग नजदीक की भाषाएं हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप इनको प्रोनाउंसिएशन वगैरह सिखा दें, दिखा दें, और वो सब हुआ, तैयार हुआ। असम में गुवाहाटी में वो नाटक बिहार के लोगों ने, मोबाइल थिएटर ने असमिया में नाटक किया, और सोचिए कि वहां के मुख्यमंत्री भी दंग रह गए, वहां के तमाम बड़े बड़े लोग जो हैं वो दंग रह गए कि हु ब्रॉट दिस आइडिया। लोगों को पता चला कि ये ओंकारेश्वर का आइडिया है, तो बड़े खुश हुए। असम साहित्य सभा ने पहली दफा रिजोल्यूशन पास करके रंगायन जो हम लोगों की संस्था थी उसकी सराहना की कि जो काम हम लोग दशकों में नहीं कर पाए, रंगायन नामक संस्था ने 2 साल के अंतर्गत कर दिखाया है। ये हम लोगों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था कि अगर भाई दिल से कोई तारीफ करना चाह रहा है तो ये चीजें हुई। इसी तरह से हम लोगों ने वहां पे वहां के लोगों को, जो वहां के थिएटर के जो यूथ थे, युवा थे, उनको हमने प्रेरित किया कि भाई असम में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, असम में नाटक बहुत समृद्ध है, बहुत मजबूत है। आप वहां देखेंगे कि साल के जो 4 महीने जो बरसात का समय होता है उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी के 8 महीने लगातार वहां मोबाइल थिएटर चलता रहता है। मोबाइल थिएटर यानी एक ट्रकों के काफिले में स्टेज और सारी सामग्री और
आर्टिस्ट वो सब लेके वो जाते हैं और कहीं किसी बड़ी जगह पे कैंप लगा देंगे और वहां जैसे एग्जीबिशन या उस तरह के वो होते हैं ना शोज जो सर्कस वगैरह लगते हैं, उस तरह से वहां थिएटर का बड़ा शो ऑर्गेनाइज होता है जिसको मोबाइल थिएटर कहते हैं। कई जगह तो एक साथ 12-12 थिएटर चलते हैं, 12 थिएटर स्टेज एक साथ शो कर रहे हैं। आप सोचिए किस तरह का माहौल होता है। यही परंपरा न सिर्फ असम में है, मणिपुर में आप जाके देखिए, मणिपुर के लोग कितने समृद्ध हैं। इसमें समूचे पूर्वोत्तर में आप देखिएगा कला साहित्य संस्कृति से बहुत गहरा जुड़ाव है। तो मुझे वहां ये सब करने में मजा आता था। ये सब लेखन तो चल ही रहा था, तमाम हमने बड़ी खबरें ब्रेक की, अल्फा उग्रवादियों से मुलाकात करने की, भूटान में डेमोक्रेसी के आंदोलन की हमने खबर ब्रेक की, किस तरह से जो है म्यांमार हमारी जमीन हड़प रहा है, उस तरह की खबरें ब्रेक की। तो ये चीजें लगातार होती रही और इसका बड़ा फर्क पड़ा। हिंदी और असमिया दोनों भाषाओं को मिला के हमने द्विभाषी रंगमंच के अलावा हमने द्विभाषी स्मारिका निकाली, जिसमें असमिया थिएटर के बारे में हिंदी में और हिंदी थिएटर के बारे में असमिया में। ये काफी काम हुआ और डॉक्टर भूपेन हजारिका जैसे लोग जो कि दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर रहे, वो हमारी संस्था के वहां अध्यक्ष थे और बड़ी प्रशंसा की और वो आते भी थे और ये एक ठीक ठाक काम हुआ। 6 साल का पीरियड था वहां। उसके बाद दिल्ली आगमन हो गया नेशनल ब्यूरो में। नेशनल ब्यूरो में उन दिनों एंट्री बड़ी मुश्किल होती है। किसी भी अखबार का नेशनल ब्यूरो पॉलिटिकल कवरेज करता है, पार्लियामेंट की कवरेज करता है, प्राइम मिनिस्टर की कवरेज करता है, डिफेंस, होम, एक्सटर्नल अफेयर्स की कवरेज करता है। और चूंकि मुश्किल से 10-12 ही हिंदी अंग्रेजी मिला के नेशनल अखबार होते थे, तो उसके नेशनल ब्यूरो में 25-25 साल अनुभव वाले लोग बैठे रहते थे, जगह नहीं मिलती थी। संजोग ये था कि मैं पूर्वोत्तर से जब अनुभव लेके आया तो वहां ऑपरेशन राइनो, बजरंग भी हुआ, 3-4 कंट्रीज के बॉर्डर्स भी लगते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय विषयों की भी जानकारी हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी की जानकारी हो गई, इंसर्जेंसी की जानकारी हो गई, इन्फिल्ट्रेशन की जानकारी हो गई। तो यहां मुझे टॉप मिनिस्ट्रीज कवर करने का मौका मिल गया। राष्ट्रीय सहारा के नेशनल ब्यूरो में आने के बाद काफी काम हुआ। सबसे बड़ा काम तो ये हुआ कि 99 में जिस करगिल की घटना को आप जानते हैं, उसकी पहली खबर मैंने ब्रेक की 15 मई 1999 को। और पहले तो किसी को भरोसा ही नहीं हुआ कि अरे हिंदी अखबार में आप कुछ लिख दीजिए, जैसे हिंदी के कवि हैं, आप अंग्रेजी में कविताएं लिखिए तो आप बहुत हाई क्लास कवि हो जाते हैं, पोएट हो जाते हैं, और हिंदी में कविताएं लिखते रहिए तो कहते हैं अच्छा ये कवि हैं। अगर आप लाफ्टर शो में चले गए तो बहुत बड़े कवि हो गए, हास्य कवि, और आप बहुत गंभीर रचना कर रहे हैं, बहुत अच्छी रचना कर रहे हैं, और उस तरह की नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। ये अजीब सी बात है, स्वीकार्य नहीं है, ना आपको होगी ना मुझे होगी। तो खैर उसमें राष्ट्रीय सहारा में जब वो खबर छपी करगिल की कि भारतीय पहाड़ी पर पाकिस्तान का कब्जा, दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने, ये पहली खबर थी। उसी दिन पायनियर ने भी एक सिमिलर खबर, उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन आ गई थी, लेकिन उनको ये भरोसा नहीं था, तो उन्होंने छोटी सी खबर लिखाई, another bid of infiltration through the Kargil area. So another bid मतलब कि पूरे कश्मीर के कोने कोने से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो अब ये करगिल के साइड से कर रहे हैं। ये खबर उनकी थी। हमारी खबर थी कि भारतीय पहाड़ी पर पाकिस्तान का कब्जा है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई हैं। ये बात बहुत बड़ी थी। 2 दिन तक दिल्ली की मीडिया में सन्नाटा रहा, क्योंकि हिंदी अखबार था साई साहब। जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, नालंदा अपने क्षेत्र में गए तो हमारे ही संवाददाता ने पूछ लिया, जॉर्ज साहब ये हमारे अखबार में खबर छपी है, आपका क्या रिएक्शन है? पहली दफा देश के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस का रिएक्शन था कि कुछ नहीं, 200-250 घुसपैठी आए हैं, उनको मार भगाएंगे। पीटीआई ने छोटी सी खबर फ्लैश की कि 200-250 घुसपैठी आए हैं, रक्षा मंत्री ने कहा। उसके बाद तो नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सब पीछे लग गया, और लग गया तो पता चला कि साहब ये तो बहुत बड़ी खबर है। उसके बाद हमने उस पर लगातार 6 महीने लड़ाई भी चलती रही, कवरेज भी करता रहा। कई नुकसान भी मुझे हुए, रक्षा मंत्री के साथ जाना था तो चूंकि मैंने खबरें एक्सपोज की थी, एक खबर में मैंने ये भी लिख दिया था कि जॉर्ज फर्नांडिस को साल भर पहले पता था कि करगिल के माध्यम से घुसपैठ होगी। कुछ डॉक्यूमेंट मैं रेगुलर डिफेंस मिनिस्ट्री कवर करता था, तो उनका अपना स्पीच था जो पार्लियामेंट में उन्होंने दिया था, वो मेरे पास उसकी कॉपी मिल गई तो मैंने लिख दिया।
नतीजा ये हुआ कि अगले दिन डिफेंस मिनिस्टर के साथ करगिल के उस पे जाना था, वहां के टूर पर, तो उन पत्रकारों में से मुझे निकाल बाहर किया गया। तो हम हंसते रहे, हमने कहा कि ये तो मिनिमम सजा है, इतनी सजा तो होनी ही चाहिए कि कोई अगर सच लिखे तो आप उसको दूर कर दें। ये उस समय का दौर था। अगर आज तो खैर कोई यात्रा होती नहीं, कोई इंटरेक्शन होता नहीं, अब तो पूरा दौर ही बदल चुका है। अब तो अगर आप सच लिख देंगे तो आप पर तुरंत आरोप लग जाएगा कि ये तो वामपंथी है, ये कांग्रेसी है, ये राष्ट्र विरोधी है, और ये पता नहीं क्या क्या है। तो ये आलम है, हम लोग सच से इतना मुंह छुपाना चाहते हैं। उसके बाद हमने उस समूचे एपिसोड को इकट्ठा करके, हमारे एक मित्र चंद्रभूषण समय प्रकाशन चलाते थे, उन्होंने बहुत जिद किया कि यार किताब लिख दो, किताब लिख दो। तो मैंने किताब लिखी, और घाटी में आतंक और करगिल उस विषय पे पहली किताब एक तरह से हुई। और उस समय गृह मंत्री आडवाणी जी थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन्होंने बड़ी कृपापूर्वक मेरे किताब को सेलेक्ट किया कि हम इसको रिलीज करेंगे, पार्लियामेंट में रिलीज किया, और कई अखबारों ने उस पर एडिटोरियल लिखे। वो आज भी एक रेलिवेंट किताब है, क्योंकि वो सिर्फ करगिल की चर्चा नहीं करती, करगिल के बहाने वो भारत पाकिस्तान के बीच में पिछले 50 सालों में क्या हुआ है, कैसे होता रहा है, क्या डेवलपमेंट है, रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ना हो कि यूनाइटेड नेशंस के मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप के बैनर तले 45 देशों के मिलिट्री ऑब्जर्वर भारत में तैनात हैं। 45 देशों के, कभी उनकी संख्या 35-40 हो जाती है, कभी 41 हो जाती है, कुछ छुट्टी पे होते हैं, कुछ अपॉइंटेड नहीं होते। बट इमेजिन कि हम जिसको एक लोकल इशू मानते हैं, वो कितना बड़ा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है कि यूएन के ऑर्डर से, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन से 45 देशों के मिलिट्री ऑब्जर्वर आपके देश में एलओसी के दोनों साइड में तैनात हैं, और उनकी गाड़ियों को न इंडियन आर्मी टच कर सकती है, न पाकिस्तान आर्मी टच कर सकती है। दे हैव फुल पावर टू गो एनीवेयर। 72 तक तो, 71-72 तक तो उनको इतना पावर था कि वो एलओसी क्रॉस करके यहां से इस्लामाबाद, उधर से यहां चले आते थे। बाद में इंदिरा गांधी की सरकार ने, जब ये 71 वॉर हुआ, बांग्लादेश का युद्ध हुआ, उसके बाद उसको रोक दिया कि नहीं, आपको जाना है तो आप दिल्ली एयरपोर्ट से होके जाएंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाएंगे, नॉट थ्रू, डायरेक्ट थ्रू बॉर्डर्स। सो वो रुक गया, और धीरे धीरे भारत सरकार ने उनकी रिपोर्ट को नजरअंदाज करना शुरू किया है। पर मैं ये मानता हूं कि आप कुछ भी कर लीजिए नजरअंदाज, घटना तो वहां है। हम कबूतर की तरह आंख बंद कर लेंगे तो बिल्ली का खतरा तो नहीं चला जाएगा। आज भी यूएनएमओजीआईपी गूगल पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और उनके कितने लोग तैनात हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहा है उसके ऊपर। ये हालात हैं। तो मित्रों, जैसा मैं ये कह रहा था कि कुछ अलग करने का मन होता है, कुछ रूटीन मत करिए, रूटीन सब लोग कर रहे हैं, और जब अलग करना हो तो ऐसा ही कुछ करने का मन था। तो मैंने इस तरह की तमाम और खबरें की, बाद में भी कुछ खबरें की, उसको भी बताऊंगा। असम में 400 करोड़ का एलओसी स्कैंडल था, हितेश्वर सैकिया की कांग्रेस की सरकार थी, उस पर लिख दिया। मतलब इससे नहीं था कि किसकी सरकार थी या किस पार्टी की सरकार थी, मतलब ये था खबर थी, लिख डाला तो 3.5 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल हुआ, जो आज भी चल रहा है मेरे ऊपर। 3.5 करोड़ का मुकदमा। मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। मैंने अपने मित्रों से पूछा जो जुडिशियरी में थे, मैंने कहा कि भाई साहब ये तो बड़ा भारी है। तो बोले कि ये बताओ तुम्हारे पास देने को पैसे हैं? हमने कहा सवाल ही नहीं, मकान बेच दूं तब भी नहीं होगा। तो बोले कि तो फिर काहे की चिंता, फिर निश्चिंत रहो। हमने कहा क्या मतलब? तो बोले भाई तुमने लिखा ही है ना, किसी की हत्या थोड़ी की है, तो लिखा है तो एक कॉरिजेंडम पब्लिश हो जाएगा कि साहब माफी मांग ली, अगर सत्य साबित हो गया तो। संयोग से वो खबर सच्ची थी और आज भी मुकदमा चल रहा है। उसके बाद सरकार चली गई, और अभी भी, अब चूंकि वहां जैसे बिहार में वो पशुपालन वाला मामला है जिसमें लालू भी फंसे, जगन्नाथ मिश्रा भी फंसे, उसी तरह से असम के एलओसी स्कैंडल में भी कांग्रेस के लोग और एजीपी के लोग दोनों शामिल थे। मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया भी और दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल महंता दोनों में शामिल, और महंता एनडीए में शामिल हो गए। तो फिर वो किसी न किसी तरीके से गवर्नर के पास परमिशन के लिए गए, गवर्नर के पास फाइल रुक गई। आज भी देश में पता नहीं है सीबीआई की महत्ता है,
भला हो इस देश के कानून व्यवस्था का कि आज भी उसका कोई अता पता नहीं कि वो कहाँ गया। ये है आलम जो चलता रहता है पत्रकारिता में। तो भाई साहब, राष्ट्रीय सहारा से सफर शुरू हुआ, करीब 16-17 साल एक दौर में रहा। दूसरे दौर में फिर हम कुछ और अखबारों में गए, पटना भेजा गया, पटना में लॉन्च किया, 100-125 लोगों की टीम अपॉइंट हुई और वहां भी टेलीविजन और उसके तमाम उसके सिंक्रोनाइजेशन के साथ कुछ काम हुआ। फिर हमने एक आध और किताबें लिखी, कुल मिला के अभी 9 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। पहली किताब एनिमी प्रॉपर्टी पे हमने लिखी, जो इंडिया पॉलिसी फाउंडेशन ने छापी थी, एनिमी प्रॉपर्टी एंड इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, कि शत्रु संपत्ति को लेके भारत में कोई किताब ही नहीं थी। कमाल है, उस विषय पे कोई किताब नहीं थी। तो मुझे यही पसंद है कि जिस विषय पे कोई काम न हुआ हो उस पे काम करो। उस विषय पे मैंने बहुत सर्च करके किताब लिखी, रिसर्च करके, और संजोग से वो जो है पार्लियामेंटेरियंस को बांटी गई, तमाम करीबन 700 सांसदों को वो बांटी, और भारत सरकार ने जो आगे कानून बनाए लगभग उसी लाइन पे बनाए। तो थोड़ा संतोष हुआ कि चलिए हमने कुछ तो किया है। इसी तरह से अन्य विषयों पे भी किताब लिखी हमने, हिंदी, अंग्रेजी और भोजपुरी तीनों भाषाओं में चीजें लिखी। छत्तीसगढ़ के 36 रत्न पर किताब लिखी। अभी जो हमारी एक लेटेस्ट किताब आई है, एक कॉफी टेबल बुक लिखा, और एक किताब इन अदर कॉफी टेबल बुक पे काम चल रहा है, वो पब्लिश होगा। वो भी खास है। बीएसएफ के 300 वीरता पदक पुरस्कार प्राप्त जो जवान हैं, जो वो हैं, शूरवीर हैं, उनकी जीवनी की एक एक वीरता पदक यूं ही नहीं मिलता, गोलियां खानी पड़ती हैं, गोलियों से गुजरना पड़ता है, उनकी कहानी। तो हमारे एक बड़े भाई समान मित्र हैं जो बीएसएफ में आईजी से रिटायर हुए, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, उन्होंने वो किताब लिखी है और हम लोग उसको पब्लिश कर रहे हैं। और उससे पहले हमने एक पब्लिश किया था 10th ईयर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट इन इंडिया। ये स्कॉलर्स का उसमें ऑब्जर्वेशन है, और उन्होंने जो स्पीचेस रखे थे उसका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें वो सारी चीजें हैं। तो एकेडमिक बुक और थोड़ी सी अदर किस्म की बुक, ये सब सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। दरअसल पत्रकारिता करने के बाद और करते हुए सिर्फ यही ध्यान रखा कि क्या नया हो। मैं जब संडे इंडियन का प्रबंध संपादक बना, हिंदी और भोजपुरी दोनों का, तो हमारे सामने एक चैलेंज था कि साहित्य की वार्षिकी इंडिया टुडे निकालता है। अब संडे इंडियन के संपादक के तौर पे साहित्य की वार्षिकी मैं क्या निकालूं? वो तो 20-25 सब तमाम वरिष्ठ साहित्यकारों को छाप देते हैं, उन्हीं को मैं रिपीट करूं तो कोई खास बात नहीं। तो हमने तय करके 2 अलग अलग विषय निकाले। एक हिंदी को लेके था, हमने कहा क्या अंग्रेजी बन गई है राष्ट्रभाषा? आज राष्ट्रभाषा का सवाल कोई नहीं उठाता, किसी साहित्यिक कार्यक्रम में भी सवाल नहीं उठता, डिमांड ही नहीं उठती, मांग ही नहीं उठती, न संसद में उठता है सवाल। भाई क्या हुआ? 15 साल ही तक कहा गया था अंग्रेजी रहेगी राजभाषा, उसके बाद हिंदी आ जाएगी। अब तो हिंदी की कोई बात ही नहीं करता, कोई पूछता ही नहीं। बल्कि संसद में भी मैंने एक रिसर्च करके रिपोर्ट लिखी थी, वहां भी लोग जो सवाल उठाते हैं वो ये कहते हैं राजभाषा के अधिकारियों की भर्ती नहीं हुई, ये सवाल उठता है, उनकी प्रोन्नति नहीं हुई, ये सवाल उठता है, उनका ग्रेड ये से ये होना चाहिए, ये सवाल उठता है, उनको धन ये से ये मिलना चाहिए, ये उठता। कोई भी डिमांड नहीं किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कि राजभाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का इसका जो आपका वादा था वो क्या हुआ। और ना ही कोई साहित्यिक संस्था करती है। मित्रों, इस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। हर संस्थान, हर संस्था के कार्यक्रम में कम से कम एक प्रस्ताव तो पारित करिए, भेजिए, इसको ट्विटर पे ट्वीट करिए, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबको टैग करिए, मांग तो रखें हम अपनी। हम विश्व भाषा बनाने की बात कर रहे हैं, हिंदी को यूएन की लैंग्वेज बनाना चाहते हैं, अपने देश में हमारी कोई महत्ता ही नहीं है। और ये एक रूटीन होके रह गया है कि भैया इतना कार्य केंद्रीय जो संस्थान है उसका वो है, और हर बार आप देखिएगा कि हिंदी पखवाड़ा बनता है तो क्या होता है, ये पेंटिंग प्रतियोगिता करा लो, ये कवि सम्मेलन करा लो छोटा सा, और 2-4 कवियों को बुला लो, 2-4 पेंटिंग वेंटिंग करा लो, किसी एक का भाषण करा लो, बात खत्म। उनकी स्मारिका निकलती है, देश भर की स्मारिकाओं को आप देख लीजिए, उनकी स्मारिका निकलती है, जितने कर्मचारी हैं उनसे कुछ कुछ लिखवा लिखवा के बस बस बस, दैट्स ऑल। आपको लगता है
कि ऐसी चीजों करके आप हिंदी को विश्व भाषा बना सकते हैं। कितनी चीजें हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप उस पे हिंदी में देख पा रहे हैं, कितने विषय हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, फिर भी उस पे पर्यावरण पे कुछ किताबें होंगी, लेकिन आज जितने अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, आधुनिक विषय हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके नैनो टेक्नोलॉजी तक और भी तमाम विषय हैं, रोबोटिक्स से लेके और भी जो अंतरिक्ष तक के, कितनी किताबें अंग्रेजी में, साइंस की किताबें, मेडिकल की किताबें, कितना काम है, लॉ की किताबें। आज भी हम मतलब कानून हमारा अंग्रेजी में है, हम चाहते हैं हिंदी में हो, और हिंदी की कोई बात ही नहीं करता, हिंदी का कोई मांग ही नहीं करता। आप मांग नहीं करोगे तो वो देने वाले नहीं है, इसलिए मांग करना चाहिए, मेरा ख्याल है। तो ये सब सिलसिला चलता रहा। तो मैं कह रहा था कि संडे इंडियन में मेरे सामने जो चैलेंज था कि मैं क्या करूं ऐसा कि जो थोड़ा अलग हो। तो हमने एक विशेषांक निकलवाया, 2011 की बात है, कि हिंदी विश्व की 21वीं सदी की 111 लेखिकाएं, नॉट लेस देन 111। आप नारी स्वतंत्रता की बात, समानता की बात करते हो, और नारी मुक्ति की बात करते हो, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो। क्या एम्पावरमेंट आप कर रहे हैं? कहां से एम्पावरमेंट? वो अपना एम्पावरमेंट कर रहे हैं, ठीक बात है, वो पढ़ लिख के अपने को आगे बढ़ा रही है, वो ठीक बात है। आप क्या कर रहे हैं? तो हमने कहा अगर किसी अच्छे व्यक्ति को दिल्ली में कह दीजिए कि 10 महिला साहित्यकारों के नाम बताओ, तो नहीं बता पाएगा, याद ही नहीं है, क्योंकि उनको वो जगह मीडिया में मिलती नहीं है, उनके बारे में कोई जानता नहीं है। अब तो फिर भी सोशल मीडिया आ गया तो फेसबुक पे, ट्विटर पे, यहां वहां वो नजर आ जाते हैं, उनकी रचनाएं नजर आ जाती। इससे पहले क्या था कि जब तक अखबार न छापते, जब तक दूरदर्शन न बुलाए, तब तक आप कभी नहीं। कमाल है, बहुत से लोग घरों में पढ़े हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं, बहुत से छोटे शहरों में पढ़े हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं जो बड़े शहरों के हैं, लेकिन आप उनको तवज्जो नहीं देते। तो हम लोगों ने वो विशेषांक निकलवाया कि एक कम से कम एक संकलन तो आ जाए, हिंदी विश्व की 111 लेखिकाएं। आज संजोग से जो उस पुस्तक में शामिल हैं, वो अवार्ड की तरह अपने को लिखती हैं कहीं पे भी कि संडे इंडियन की 21वीं सदी की 111 महिला लेखिकाओं में सम्मिलित। उनको ये एक अवार्ड की तरह लगता है। ये हमारे जीवन का वो रहा है कि कुछ खास करो। उसी लाइन पर हमने बाद में फिर विमेन थॉट लीडर्स ग्रुप बनाया, जो हम लोग एक द ग्रेट इंडियन विमेन अवार्ड्स भी देते हैं, जो अब हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है ग्लोबल इंडियन विमेन अवार्ड्स। फेसबुक पे उस पर लिंक्स हैं, और उस पर हम पत्रकारिता के अलावा जब हमने देखा कि पत्रकारिता की एक सीमा हो गई है, तो उस सीमा के बाद आप थॉट लीडरशिप की तरफ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल व्यक्ति पकौड़ा नहीं बेच सकता। आप कितना भी कहिए मुझे पकौड़ा बेचना आता नहीं, बनाना नहीं आता, खा लूंगा लेकिन बनाना नहीं आता भाई, नहीं बना सकता हूं तो नहीं बना सकता हूं, तो मैं जो बना सकता हूं वो मैंने बनाया। तो हमने धीरे धीरे उसको थॉट लीडरशिप की तरफ अपने आप को डेवलप किया। इंडियन थॉट लीडर्स, ग्लोबल थॉट लीडर्स, विमेन थॉट लीडर्स, और यहां तक कि कॉमनवेल्थ थॉट लीडर्स, ये हमने ग्रुप्स बनाए, और इसमें बहुत सारी गतिविधियां हमने शुरू की जो वो चल रही हैं। क्योंकि आज जो मीडिया का दौर है, आज जो पत्रकारिता का दौर है, उसको देख के आपको भी दुख होता होगा, मुझे भी दुख होता है। पहले एक समय था कि जब आप किसी को फोन करते थे, कहते मैं पत्रकार हूं या मैं संपादक हूं। अब न पत्रकार न संपादक बोलने में आपको बहुत कोई गर्व महसूस नहीं होता, क्योंकि एक धारणा ऐसी बना दी गई है कि जो मीडिया है वो सबके सब गलत है। जब आप इंस्टीट्यूशन को किसी तरह डिमोलिश करना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह का काम करते हैं, और आप चाहते हैं कि लोकतंत्र के एक खंभे को, पूरे एक पहिए को एकदम से डिमोलिश कर दें। मैं नहीं कहता कि गलत नहीं है, मैं नहीं कहता कि मीडिया में खराबी नहीं है, लेकिन ये खराबी भी उतनी ही है जितनी ब्यूरोक्रेसी में है, जितनी लेजिस्लेटिव में है, जितनी जुडिशियरी में है। अभी हाल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहे रंजन गोगोई जी, उनका एक इंटरव्यू में देख रहा था, उनसे पूछा गया कि भाई बहुत आरोप लगते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में भ्रष्टाचार है या नहीं है,
आपका क्या कहना है कि भ्रष्टाचार है कि नहीं? बोले देखिए, मैं सर्वोच्च न्यायालय भी या न्यायालय जो है जुडिशरी, उसको मैं समाज के अंग के रूप में देखता हूँ। लोकतंत्र के चार महत्वपूर्ण स्तंभ में से एक वो भी है। और जिस तरह समाज के बाकी के अंगों में करप्शन आया है, भ्रष्टाचार आया है, उससे जुडिशियरी भी अछूता नहीं है। और मैं इतना ही कह के आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग भी, वी आर नॉट सेपरेट, हम अलग नहीं है। आपने पढ़ा होगा कि संसद में भी 100 से ज्यादा दागी लोग हैं। तो क्या हमने कह दिया कि भाई लोकतंत्र का मंदिर जो है वो खराब हो गया, इसको बंद कर दो, इसको हटा दो? हमने तो नहीं कहा, आपने तो नहीं कहा कभी कि भाई लोकतंत्र के मंदिर में इतने ज्यादा। अब वो परसेंटेज देख लीजिए कितना बड़ा होगा। अगर 700 में से 100 से ज्यादा लोग दागी निकल रहे हैं, या लोकसभा की संख्या तो उससे भी कम है, तो कितनी बड़ी संख्या है। उस लिहाज से देखें तो पत्रकारिता में भी होगा। हमारा मानना है कि इसको दुरुस्त करने का आपके पास कानून है ना। जुडिशरी में भी गड़बड़ हो, या ब्यूरोक्रेसी में हो, या लेजिस्लेटिव में हो, आप कानूनी तौर पे सक्षम है ना। तमाम एजेंसियां हैं ना आपके पास करप्शन रोकने के लिए और दागी व्यक्ति को सजा देने के लिए। मीडिया पे भी वही लागू होता है। लेकिन आप ये कह के कि तमाम मीडिया गलत है, ये सही नहीं। दूसरा, अब एक नया दौर है, एक गोदी मीडिया जो सरकार के साथ हो, चापलूसी करे, प्रशंसा करे, जिसको सरकार तो बहुत खुश होती है कि हाँ मेरी प्रशंसा हो रही। कोई भी सरकार खुश होगी, आप भी खुश होंगे। हमारी प्रशंसा कोई करेगा, हम भी खुश हो जाएंगे। लेकिन वो एक अपना रोल प्ले न करके, जो सवाल आपको नहीं पूछना चाहिए, उसकी जो पूछना चाहिए उसको छोड़ के जो नहीं पूछना चाहिए वो आप पूछते हैं। और आप एक तरह से गोदी मीडिया का रूप ले चुके हैं, जो जम के कहा जा रहा है। दूसरी तरफ एक मीडिया है जो वाकई नकारात्मक मीडिया जिसको कह सकते हैं, जिसने ये तय कर रखा है कि चाहे अच्छा भी हो बुरा भी हो, सरकार कोई भी हो, वो अच्छा भी करती है गलत भी करती है। किसी भी सरकार से गलतियां हो सकती हैं। किसी भी सरकार, कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जो चार अच्छे काम नहीं करना चाहती। गलती जानबूझ के कोई नहीं करता, चाहे वो मेरी सनक में हो जाए, चाहे मेरी गलती से गलती हो जाए। हम गलती करना नहीं चाहते। तो आप उसको भी देखिए ना कि ये जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको भी दिखाइए, जो गलत काम कर रहे हैं उसको भी, उसके ऊपर भी उंगली रखिए कि ये गलत काम हो गया। तो हमने साइड ले लिया है। इन दो साइडों के बीच में जो निष्पक्ष पत्रकार है, जो शुद्ध रूप से पत्रकारिता करना चाहता है, वह कहीं ना कहीं पिस रहा है, कहीं ना कहीं अपनी पहचान खो रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो वो जल रहा है और मोम की तरह पिघल रहा है। हम सब लोगों को चाहिए कि लोकतंत्र के चारों खंभों में करप्शन को रोकें। मीडिया में भी करप्शन की बात हो, उस पर भी आवाज उठाएं। लेकिन साथ साथ अच्छा मीडिया जो अच्छा काम कर रहा है, अगर अच्छा नहीं हो रहा होता तो ये सारी चीजें इस तरह नहीं चल रही होती। एक दिन के लिए मीडिया को ऑफ करके देख लीजिए कि क्या फर्क पड़ेगा। आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी। आप एक ऐसे अंधे युग में प्रवेश कर जाएंगे। कैन यू इमेजिन, आज फेसबुक को बंद कर दें, व्हाट्सएप को बंद कर दें और टेलीविजन और अखबार को बंद कर दें, कैसी होगी वो दुनिया? तो हमें बेहतर दुनिया बनानी है। बेहतर दुनिया इसी बीच में से निकलेगी। दुनिया खराब है तो हर फील्ड में खराब है। उसमें से अच्छे लोगों को लाना है, अच्छे लोगों को बढ़ाना है, अच्छे लोगों को प्रमोट करना है, उनको सपोर्ट करना है। ये काम होना चाहिए। रॉबर्ट रेडफोर्ड कहते थे कि सूचना के लोकतंत्रीकरण के कारण पत्रकारिता बहुत बदल गई है। कोई भी व्यक्ति इंटरनेट पर आज कुछ भी डाल सकता है, इसलिए सच का पता लगाना आज और भी मुश्किल हो गया है। और सच्चाई यही है कि आप देखेंगे कि हर रोज आपको कुछ न कुछ ऐसा मिल रहा है जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच ये है कि सच वो है। ये बड़ी विषम परिस्थिति है। प्रेस के फ्रीडम के रूप में अगर देखें, पहले हम उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें कि अगर हम भारत में मीडिया की स्थिति को देखें तो एक जो वर्ल्ड की जो रैंकिंग करने वाली संस्थाएं हैं, वो रैंकिंग करने वाली संस्थाएं भारत को 140 नंबर से 142 नंबर पे पहुंचा चुकी हैं। और ये पिछले 5-7 सालों में ही नहीं हुआ है। ये शुरुआत 2000 के बाद से ही शुरू हो गई थी। मतलब ये नई सदी, 21वीं सदी मीडिया के लिए भारत में बहुत अच्छा साबित नहीं हो पाई, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को नहीं, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टी दे डू नॉट लाइक मीडिया। व्हाई दे डू नॉट लाइक? सच को छुपाना चाहते हैं। ये मीडिया जो है वो सच पे उंगली रख देता है।
कठिन कठिन सवाल पूछ देता है जो उनको चुभ जाता है। आप अगर सच होगे और आपके पास सवालों के जवाब है, आप मीडिया से क्यों बचना चाह रहे हैं? पूछे मीडिया के, कोई भी सवाल करे, जवाब देंगे हम गलत नहीं है। लेकिन आपको पसंद नहीं है कि नहीं, पता नहीं ये क्या सवाल करेगा, उल्टे सीधे सवाल करेगा। ये जो उल्टे सीधे सवाल हैं उन्हीं में से तो सच निकलता है। आप सवाल करने कुछ जाइए, भाई उस मंत्री जी से क्या पूछा था? सिंपली यही पूछा था ना कि भाई आपने कहा था कि मेरा बेटा इसमें शामिल नहीं है और अब तो ये एनआईए की रिपोर्ट आई है, उसमें आपका क्या कहना है? आप कह देते कि नहीं, मैं ठीक है एनआईए की रिपोर्ट को मानूंगा या मैं इसको चैलेंज करूंगा कोर्ट में। कोई भी जवाब आप दे सकते थे, आपके ऊपर था। आप उल्टा धमकाने लग गए। ये कौन सी बात है भाई? तो ये एक बड़ी खराब सी स्थिति है। मेरे पास एक आंकड़ा है जो वो बताता है कि जब 2004 का साल था, जब यूपीए सरकार थी, तो उस समय भारत की रैंकिंग 120 थी, जो घट के, जो खराब होते होते 2005 में 106 तक आ गई थी। और जब 2014 में थोड़ी ठीक हुई थी, लेकिन 2014 में वो 140 तक पहुंच गई। और आज जो वो रैंकिंग है वो 142वें स्थान पे पहुंच गई है। तो ये बताता है कि हम कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं, कितने प्रकार के दबाव में। मैं चूंकि सीधे तौर पे मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, मैं उन दबावों को देखता हूं, जानता हूं। दबाव कोई डायरेक्ट दबाव हमेशा नहीं होता है। दबाव, आर्थिक दबाव सबसे पहला होता है कि आप किसी को अगर अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं तो उसके जो रेवेन्यू सोर्सेज हैं, जो उनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उसका गला घोंट दीजिए। आप तमाम राज्यों से सुनते होंगे मुख्यमंत्री ने फला अखबार का वो बंद कर दिया विज्ञापन, फला राज्य में फला का विज्ञापन बंद हो गया, केंद्र ने ये कर दिया। ये तरीके अख्तियार किए जाते हैं। डीएवीपी की पॉलिसी में उस तरह के आप चेंजेस कर दीजिए ताकि किसी को मिले ही नहीं। ये चीजें लगातार हो रही हैं और इससे इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं हो रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। और जिस देश में सफाई कर्मचारी आयोग हो सकता है, आप क्यों नहीं एक आयोग बना के देख लें कि भाई ये मीडिया के लिए भी एक ऐसा आयोग बने, जो आजकल तमाम टेलीविजन के अलावा डिजिटल मीडिया भी आ गया और भी आ गया। कुछ कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन वो कोशिश दरअसल इस तरह की कोशिश है कि वो अंकुश लगाने वाली, लगाम लगाने वाली कोशिश, सपोर्ट करने वाली कोशिश नहीं हो रही है। तो आप अंकुश लगाएंगे, आज किसकी सरकार, कल किसकी सरकार, परसों किसकी सरकार, भुगतेगा कौन? भुगतेगा समाज, भुगतेगा देश। आज किसी को रोना होता है, कहीं कुछ होता है, तो वो अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से अपनी बात कह लेता है और उसको न्याय कहीं ना कहीं मिल जाता है। आप ये समझिए ना, आप इसको कुचलना चाहते हैं तो लोगों के लिए न्याय के दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा नुकसान होगा लोकतंत्र का। और अब तो फेक न्यूज, जैसा मैं कह रहा था, वैसे फेक न्यूज की कोई शुरुआत ये नई नहीं है। और महाभारत आपने पढ़ा है तो महाभारत के काल में आपको याद होगा, एक समय युद्ध की स्थिति में झूठ बुलवाना था युधिष्ठिर से कि कुछ ऐसा वो झूठ बोल दें ताकि जो है वो उसका असर पड़े। तो उन्होंने कह दिया, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया था, तो उन्होंने अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, ये बात कह दी थी, आपको याद होगा। और इसका कितना बड़ा फर्क पड़ा। तो कहीं ना कहीं से उस समय से और उसके बाद तमाम दुनिया में इस तरह के जो है वाकयात हैं जो आते हैं कि युद्ध के समय में, चुनाव के समय में और कुछ महत्वपूर्ण उसके लिए खबरें प्लांट कराई जाती हैं, झूठ फैलाया जाता है, पर वो एक सर्टेन लिमिट तक था। आज का झूठ कारोबार इतना बड़ा हो गया है कि डब्ल्यूएचओ को कहना पड़ा कि जिस तरह से ये पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए खतरा है, उसी तरह ये इंफोडेमिक खतरा है। इंफॉर्मेशन का जो, मिस इंफॉर्मेशन का ये जो वारफेयर पूरे वर्ल्ड में चलाया जा रहा है, वो पैंडेमिक की तरह खतरनाक है। ये डब्ल्यूएचओ को ऑफिशियली कहना पड़ा है। दे हैव नेम्ड इट इंफोडेमिक। यूनेस्को ने कहा डिसइंफोडेमिक। हर रोज व्हाट्सएप पे जो चीजें आती हैं, आप सतर्क रहिए।
उसके सोर्स को पूछिए, भैया क्या सोर्स है इस इंफॉर्मेशन का, कोई नहीं बताएगा। फॉरवर्डेड मैसेज, हु इज फॉरवर्डिंग इट? सम पीपल मस्ट बी बिहाइंड दैट ना, एंड सम एजेंडा मस्ट बी बिहाइंड दैट। हम क्या कहना चाहते हैं? अगर वो बात सही है तो अखबार में लिखो, टेलीविजन के माध्यम से कहो। अगर वो और भी, मान लीजिए सरकार की तरफ से वो बात आ रही है और सरकार या पार्टी कहना चाह रही है, तो पार्टी ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड कहे या प्रेस विज्ञप्ति जारी करे। आप बैकडोर से कह रहे हैं, इसका मतलब उसके पीछे एजेंडा कुछ और है। आप लोगों को भरमाना चाहते हैं, किसी भी रूप में भरमाना चाहते हैं। तो ऐसी खबरों से सावधान रहने की जरूरत है। जो उसके थ्रू आती हैं वो हमारे माइंड को पॉइजन करने के लिए आती हैं। और जो टेररिज्म के स्टेजेस होते हैं उसमें सबवर्जन उसका एक महत्वपूर्ण स्टेज होता है कि एक ऐसा उन्माद फैला दो, एक ऐसा जहर भर दो सबके दिमाग में, किसी भी चीज को लेके, इतिहास को लेके, वर्तमान को लेके, क्षेत्र को लेके, भाषा को लेके, मुद्दों को लेके, धर्म को लेके, जाति को लेके, कुछ भी हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, लेकिन जो बात आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कह सकते हो उसको आप बैकडोर से आप कहना चाहते हो, जिसको हम कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, दैट मीन्स देयर इज सम हिडन एजेंडा बिहाइंड दैट। और बहुत सारे मामलों में बाद में देखेंगे कि सच्चाई। मैं जब एएनआई का एडिटर था, मैं संजोग से, मैंने बताया कि मैं कई अखबारों का संपादक रहा, टेलीविजन के भी कोर ग्रुप में रहा, सहारा टेलीविजन की शुरुआत की थी। विनोद जी नहीं रहे, विनोद दुआ साहब, उनके साथ मैंने एंकरिंग करी थी और उनके रिकमेंडेशन पे एंकरिंग करी थी। उनका ही प्रोग्राम 3 दिन वो करते थे, 3 दिन मैं करता था। बड़े अच्छे रिलेशन थे। सोनी टेलीविजन के लिए भी मैं मार्क टली के साथ उनका एडवाइजर हिंदी के लिए था, मार्क टली अंग्रेजी के लिए थे, हिंदी के लिए मैं था। तो मुझे बहुत उनसे अनुभव लेने को मौका मिला, सीखने को मिला। तो इन सारी चीजों में हम लोग देखते रहते थे। तो जब मैं एएनआई का एडिटर बना, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट टेलीविजन न्यूज एजेंसी है, तो हमारे पास एक ऐसा वीडियो आया और एक ऐसे सोर्स से आया, मैं नाम नहीं बताऊंगा लेकिन पोजीशन बता रहा हूं, कि एक आईजी लेवल के व्यक्ति ने पुलिस फोर्स के वो वीडियो मेरे पास भेजा। उस समय छत्तीसगढ़ में कुछ एनकाउंटर्स चल रहे थे नक्सलियों के साथ, और जो वीडियो था वो लाइव एनकाउंटर दिखा रहा था। घटना वहां हो रही है, चल रही है, खबरें आ रही हैं कि वहां लाइव है, और ये वीडियो मेरे पास आ गया। वो बंदा दे रहा है जो आईजी पुलिस रहा है और वहां डिप्यूटेड रहा है। मेरे पास अविश्वास करने का कोई कारण नहीं। आई वॉज अबाउट टू रिलीज दैट। अगर एएनआई रिलीज करती तो एक बार एक साथ देश के 300 चैनलों पे वो वीडियो चलने लग जाता। ये उसकी पावर होती है एजेंसी की। तो फिर मैं गूगल ट्रेनिंग करके आया था इस फेक न्यूज का, हाउ टू डिबंक द फेक न्यूज। सो आई एम ए ट्रेन्ड गूगल न्यूज ट्रेनर ऑल्सो। तो मैंने कहा यार थोड़ा सा चेक कर लें, पता नहीं कुछ भी चेक करने में क्या जाता है, 1-2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। तो मैंने तुरंत उसको चेक किया तो पता चला कि खबर तो, वीडियो तो साहब बिल्कुल सही है, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई साहब? तो ये वीडियो 2 साल पुराना है। उसी एरिया में नक्सलियों के साथ ही सीआरपीएफ की पहले मुठभेड़ हो चुकी है। ये उसका वीडियो है, ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, और ये भाई साहब दे रहे हैं कि अभी जो चल रहा है उसमें चलाएं। कितना बड़ा अन्याय हो जाता है। इसी तरह से जब ये बालाकोट अटैक हुआ था, इंडियन एयरफोर्स ने किया था, बहुत अच्छा जवाबी हमला किया था। उसके बाद एक ऐसे ही मजबूत सोर्स से मेरे पास बहुत सारे तस्वीरें आई जिसमें पाकिस्तान का वही इलाका दिखाया जा रहा था। लाशों के अंबार लगी हुई है, एम्बुलेंस गाड़ियां लगी हुई हैं, और वो ये बता रही थी कि जो सवाल उठा रहे थे लोग ना कि भाई कितने लोग मरे, क्या हुआ, तो वो लाशें अपने आप बता रही थी कि देखिए सैकड़ों लाशें बिछी हुई हैं और उनके कब्र जो है एक लाइन से खोदे जा रहे हैं और एम्बुलेंस गाड़ियां लगी हैं। कोई भी देख के उसको यकीन कर लेता कि वो पाकिस्तान है, वही इलाका है, तो ये वही मामला होगा। फिर मैंने गूगल सर्च का सहारा लिया। गूगल में एक रिवर्स इमेज सर्च आता है। जब आप लैपटॉप पे हो तो आप इमेज में जाइए। जब आप सर्च बटन में जाते हैं तो ओपन करने के बाद बार में आप इमेज क्लिक करिए। जैसे ही आप इमेज क्लिक करेंगे तो सर्च बार के ऊपर एक और बटन आ जाएगा, उसमें वो इमेज अपलोड करने का आपको ऑप्शन देता है। आप उस पे इमेज कोई भी अपलोड करेंगे तो वो रिवर्स इमेज सर्च करता है, यानी कि
आपने जो इमेज सर्च उस पे डाला है वो गूगल सर्च करके बताएगा कि इससे पहले ये इमेज और कहां पब्लिश हुई है या उससे मिलती जुलती इमेज और कहां है। इसको रिवर्स इमेज सर्च कहा जाता है। मैंने जैसे ही उस पे उस इमेज को डाला तो साहब तमाम फोटोग्राफ निकल आए, और जो निकल आया फोटोग्राफ तो पता चला कि ये तो वहां उस समय भूकंप आया था 2-4 साल पहले, उस भूकंप में जो मारे गए लोग हैं उनकी है। जगह सही है, लोग सही हैं, पाकिस्तान है, एरिया वही। गलत चीज है, गलती नहीं करनी है। हम लोग टुच्चे कंट्रीज में शामिल नहीं है कि हम छोटी छोटी हरकतें करेंगे। हम सच के साथ लड़ेंगे, गलत कर रहा है उसका जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे, लेकिन सत्य के साथ देंगे। मुझे लगता है समय होने वाला है। समय तो 6 बज गया। समय इतना ही होता है। बहुत सारी बातें रह गई, हमें बहुत कुछ और कहना सुनना था, और मुझे लगता है कि आज इतना ही है। तो एक ही बात कह के मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को अगर मिटा दो और फिर कुछ करो, देखिए कुछ न कुछ गुलजार होगा। आप सबका स्वागत रहेगा। एक बार फिर मैं प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंच पे आमंत्रित किया, मुझे आप सबसे जुड़ने का मौका मिला। आप लोग फेसबुक पे जुड़ें, लिंक्डइन पे मैं ज्यादा सक्रिय वहां रहता हूं, वहां जुड़ें। लिंक्डइन पे आपको होना चाहिए, अब तो हिंदी में भी लिंक्डइन आ गया है, उससे आपको एक नया विस्तार मिलेगा। वहां भी जुड़ें, सीधे रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर कभी आवश्यकता होगी तो हम जरूर बात करेंगे। नमस्कार।